तरीके से अपने आप को जकड़े रहती हो। ठीक है, इतना आया समझ में? मधु चुप रहती है। और फिर तुम्हारे शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है? स्निग्धता मतलब स्निग्धता का मतलब चिकनाई होता है ना? लेकिन यहाँ चिकनाई का मतलब कोमलता से है कि तुम जो ये शिष्टाचार अपनाती हो, इसमें कोमलता कहाँ है? इसमें कोमलता तो नहीं है ना, मतलब कहते हैं ना बड़ा रूडली व्यवहार किया। अगर कोई आपसे आता है, आके जैसे मान लो आपके बिस्तर पे बैठना चाहे और आप उसको टोक दो कि नहीं 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 वहां नहीं बैठो, आप तो यहाँ बैठिए कुर्सी पे या सोफे पे, तो अगले आदमी को बुरा लग जाएगा ना। तो उसके स्वभाव को वो क्या सोचेगा, ये कितना रूखा आदमी है, मैं बैठ रहा था बैठने देता ना, लेकिन बुरा लगा ना। तो उसके हिसाब से तो शिष्टाचार है, वो सोच रहा है नहीं यहाँ नहीं बैठा जाता बिस्तर पे, आप वहां बैठो, लेकिन सामने वाले को बुरा लग गया। तो वो यही कह रहा है कि तुम्हारे इस शिष्टाचार में स्निग्धता कहाँ है? मतलब इस तरह का व्यवहार जो तुम करती हो उसमें कोमलता है ही नहीं, अपनापन है ही नहीं। तुम्हारे आने से पहले मैं देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही हैं, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियां लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं तो अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकल्लुफ में घुटा जाता हूँ। जाकर कुर्सी पे बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक करने लगता है। मतलब पत्नी की आदत बता रहा है कि कहाँ तो पहले मेरे दोस्त वगैरह आते थे तो हम सब लोग बिस्तर पे चढ़ के एक ही रजाई में घुस के बैठ के खूब बातें करते, चाय वाय पीते, गपशप करते, और अब तुम्हारे शिष्टाचार के चक्कर में बिस्तर में कोई मेहमान नहीं बैठेगा, सब अलग अलग कुर्सियों पे बैठो, हाथ बांधे, एक एक्टिंग करो कि शिष्टाचार से बैठे हैं। ना चाय पीने में मजा आता है, ना लेखक को किसी और तरीके से मजा आता है। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम तो किसी को, चिड़िया तक तो बिस्तर के पास फटकने नहीं देती, बस फॉर्मेलिटी से दूर दूर बैठ के बात करो। मधु बोलती है, मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल ना हो तो विवश हो इसे काम में लेना पड़ता है। आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पांव धोकर रजाई में बैठते हैं, यानी कि जब भी वो रजाई में बैठती हैं पांव धो के बैठती थी, है ना? तो वो यही बात कह रहे हैं कि भाई मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, मुझे भी फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो साफ सफाई से रहते हैं, तो फिर उनको कैसे अपने बिस्तर में बैठने दिया जाए, ये मतलब है उनका। वो कह रही मैं खुद अपने बिस्तर पे बैठती हूँ तो पांव धो के बैठती हूँ। बसंत, वहीं पांव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा कर देती। अब वो कह रहे रजाई में बैठना हो तो पांव धोने पहले जाओ, इतनी ठंड में फिर रजाई में घुसो, तो वो जो मजा है रजाई में घुसने का वो खत्म हो जाता है पांव धोने से। कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिला के बैठता है, मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ, ये मधु बोलती है। अरे कुत्ता भी बैठता है ना तो जिस स्थान पे बैठता है पहले उसे साफ कर लेता है। तो मैं गंदे लोगों से घृणा, यानी जो लोग साफ सफाई से नहीं रहते मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है। बसंत मुड़कर, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से कहाँ गया, घृणा करता है। तो वो कह रही है ना मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ, तो वो यही बात कहती है कि हाँ तुम्हें मुझसे घृणा है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें मेरे स्वभाव से मुझसे घृणा है और मेरे वातावरण से भी घृणा है जिस माहौल में मैं रहता हूँ। मधु उसी विशैली हंसी के साथ, ये आप कह सकते हैं तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसीलिए उशी और निम्मो, अब फिर वो उशी और निम्मो को उदाहरण देके बता रहा है कोई बात कि तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, हर बात में तुम्हें उठने बैठने खाने पीने में ऐतराज है, इसीलिए उशी और निम्मो, मतलब वो आगे कहना चाह रहा होगा कि यहाँ नहीं आती है। तो मधु जो स्वेटर को फेंका, आपने फिर उशी और निम्मो की कथा छिड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उशी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस समय हंसी मजाक का, मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। अब उशी और निम्मो की कथा छेड़ने पे वो फिर गुस्सा कर रही है, कह रही है वो बहुत हंसती है, मुझे उनके हंसने पे बुरा नहीं है, लेकिन उस समय अचानक आई, एक ने मेरे कान पे चुटकी ले ली, एक ने मेरी आंखें बंद कर ली, देखा होगा आपने।
कि जब कोई आता है अचानक किसी को डराना चाहता है तो पीछे से उसकी आंखें बंद कर लेता है कि बताओ कौन। तो इस तरीके से किया होगा उसने, लेकिन ये तो अलग है, इसको पसंद ही नहीं कि नहीं ये कोई तमीज है, बड़ी हूं मैं, मेरे से इस तरीके से कोई मजाक किया जाता है। तो ये गुस्सा हो गई कि मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से, उसके लिए ये व्यवहार अशिष्टता है, असभ्यता है, इस तरीके से व्यवहार करना। बसंत, उषी परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है, ये कहती है मधु। मदन की वर्षगांठ पर वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और, यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिससे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, वो मनुष्य क्या पशु है। यानी ये पुरानी बात याद करने लगे कि कैसे वो मदन के वर्षगांठ पे आई थी, तो इस तरीके से अपने सैंडल लेके पांव ऊपर करके बैठ गई मेज पे, और उसकी जूते या सैंडल मेरे साड़ी से लग रहे थे। तो आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं कदापि पसंद नहीं कर सकती। और फिर वो कह रहे हैं जिन्हें उठने बैठने का सलीका नहीं, वो मनुष्य क्या पशु है। तो देखो ये तो बात हो रही है इन दोनों पति पत्नी की, तर्क वितर्क चल रहे हैं। पत्नी जो है वो सफाई पसंद भी है, नजाकत और शिष्टता चाहिए उसको, चाहे उससे अपनापन दूर होता हो तो हो जाए, लेकिन शिष्टता चाहिए। आपको एक घटना बताती हूँ कि हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ जो थी ना, वो भी बहुत ऐसी सफाई पसंद थी, और सफाई पसंद इतनी ज्यादा कि सनक की हद तक, जैसे इस कहानी में बता रहे हैं ना, सनक की हद तक, इसको सनकीपन भी कह सकते हैं। कि जब बच्चे छोटे थे मेरे, तो उनको कभी सड़क पर खेलने नहीं जाने देती थी। अच्छा खेलने गए भी, अगर उन्होंने किसी की बॉल छू ली, और अगर बॉल नाली में चली गई थी या मिट्टी में थी गंदी थी, तो आके हाथ मुंह धो तुरंत, और बॉल बाहर की तो आने ही नहीं देती थी। और अगर वो बाहर बैठी हैं, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, और अगर कोई बॉल जो आके उनकी साड़ी पे लग गई या उनके पाँव पे टच कर गई, तो वो खुद पूरा नहाने जाती थी कि मैं तो नहाने जा रही हूँ, पूरे कपड़े चेंज करती थी, नहाती थी, और फिर जाके उस बच्चे को गुरियाती थी कि तूने बॉल मारी कैसे, मुझे नहाना पड़ गया दोबारा। और कई बार तो बॉल ले लेती थी, आ गई घर के अंदर तो बॉल वापस नहीं मिलेगी। तो पूरे मोहल्ले में फेमस था कि ये दादी जी जो है, ये बच्चों की बॉल नहीं देती है। क्यों? वो कहती थी बॉल नाली में मिट्टी में जाने कहाँ कहाँ तुम गंदी में खेलते हो, तो वो उठाकर फेंक देती थी या देती नहीं थी। तो इसको क्या कहेंगे हम? सनक की तो कहेंगे ना। तो ये बहुत ज्यादा सनक की हद तक कोई सफाई पसंद होता है ना, तो वो अपने लिए तो कर ही लेता है, दूसरे के लिए भी करता है। अगर कोई मेहमान आया, बिस्तर पे बैठा है, जैसे ही वो जाएगा तो उसके पास सारे बिस्तर के कपड़े, जितने चद्दर अद्दर है सब धुलेंगे। सोफे पे बैठा है, सोफे के कवर धुलेंगे। अगर कुर्सी पे बैठा है, तो स्टील की या बेत की कुर्सी है तो कुर्सी पानी से धोई जाएगी। ये सारी सनक मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी। फिर धीरे 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 समय हो गया, बहुत बूढ़ी हो गई, जब उनसे नहीं हाथ पांव उनके चलते थे, तब तो फिर वो मजबूरी में क्या करती थी, लेकिन तो भी वो कपड़े चेंज कर लेती थी। अगर नहा नहीं पा रही तो भी कपड़े तो चेंज कर लेती थी। अपने बिस्तर पे किसी को बैठने नहीं देती। मैं आज तक उनके बिस्तर पे बैठी नहीं कभी, मैं खुद ही नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं मेरे बिस्तर पे, नहीं, मुझे खुद ही इस बात से घृणा थी कि वो इतना भेदभाव क्यों करती है, तो मैं जानबूझ के उनके बिस्तर पे बैठती ही नहीं थी। नहीं रहने दो, आपको चादर धोना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग बहुत सनक की हद तक सफाई पसंद होते हैं। तो सफाई ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप ठीक है करते हो, अच्छी बात है। आज के दौर में तो बहुत जरूरी है। आज के दौर पे मुझे अपनी सास की हर बात याद आती है कि वो होती तो कहती, देखा मैं तो कहती थी ऐसा करो। तुम ही लोग हो जो सबसे चिपक चिपक के बात करते हो, हाथ मिलाते हो, और सबको अपने बिस्तर में बिठा लेते हो। तो आज के टाइम पे तो कोरोना के संदर्भ में तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, अब तो ऐसा ही करना चाहिए। क्या लगता है तुम लोगों को? तुम्हारे घर में भी होता होगा ऐसा? होता है? कोई है घर में बुजुर्ग ऐसा जो बहुत ज्यादा सफाई पसंद हो? है कभी हुआ, देखा, कोई घटना है? चलो ठीक है। तो कहने का मतलब कि बसंत और मधु दोनों के विचार अलग है। मधु जो है बहुत ही शिष्टाचार, सलीका, तहजीब, मतलब हंसी आ रही है तो उसमें भी आदमी को खुल के हंसना चाहिए, लेकिन उसका ये कहना है नहीं,
ज्यादा जोर से क्यों हंस रहे हो, ये असभ्यता है, धीरे हंसो, अरे हंसने पे भी पाबंदी है। तो ये सारी चीजें जो है उसको सन की सिद्ध करती हैं। अब बसंत जो था उसकी इन बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है, पशु, तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में। मतलब तुम अपने नियम कायदे कानून में आजादी खत्म कर रही हो इंसान की, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। रूह यानी आत्मा, आत्मा ही मर जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं और इसीलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि एक दिन, कि किसी दिन मैं सचमुच पशु ना बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहा है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। अब ये गुस्सा हो गया। बसंत जो है वो कह रही है कि मतलब तुम, उसने जब ये कहा ना कि वह मनुष्य क्या पशु है, जिससे उठने बैठने का तरीका नहीं, वो जानवर है, तो ये गुस्सा हो गया, भड़क गया और बोलते अच्छा तुम मुझे पशु समझती हो, यानी इंसान है, इंसान की भावनाएं छोड़ के हम नियम कानून में बंध जाएं, और इसीलिए मैं कहता हूँ तुम मुझसे घृणा करती हो, और मेरा मन तो कर रहा था ये तौलिया अभी बाहर फेंक दो। और इस तरीके से उससे खूब नाराज होता है। मधु स्वेटर उठाकर भरे गले से बोलती है, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं इसे मैं ही जानती हूँ, लेकिन आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ क्यों कर ली, यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध अब आप चाहे मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। अब दोनों जैसा कि आम घरों में पति पत्नी लड़ते समय शादी पे आ जाते हैं ना, कि हमें तो पता होता तो शादी नहीं करते, या जो भी है। तो वो कह रही है आपने मुझसे शादी की, आपको भी तो पता था मेरे बारे में, और आप वाकई मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए बात बात पे ये बात कह के मुझे जलील करते हो। बसंत कहता है, तुम मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ मेरा समस्त प्रयास विफल है। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी। अब इस तरह लड़ाई का एंड होता है इनका। तो कह रही है कि भाई मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारे जीवन में आके तुम जो इतने अव्यवस्थित रहते हो वो सब व्यवस्थित कर दूंगी, सही कर दूंगी, लेकिन तुम्हें तो वही चीजें पसंद है। मतलब शादी से पहले उसके घर में सारी चीजें बिखरी रहती थी, कोई सामान कहाँ कोई कहाँ। शादी होने के बाद पत्नी के आने पे सब घर सिस्टमेटिक हो जाता है। तो वही कह रही है कि मैं भी चाहती थी कि आपको मैं सब व्यवस्थित करके सफाई से रखूंगी तो आप खुश होगे, लेकिन आप तो उल्टा, आपको मेरी सफाई बुरी लगती है, तो मैं अब चली जाऊंगी यहाँ से। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है। चोंगा यानी रिसीवर। हेलो, हेलो जी, नौकरानी को आवाज देती हुई मधु बोलती है। मंगला, उधर से मंगला आती है, स्नान गृह की और दरवाजे से आती है। जी बीबी जी, मंगला नौकरानी है। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। बीबी जी, आप, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। बसंत जी जी बहुत अच्छा कहते हुए किसी से बात कर रहा था, फोन रख देता है और हंसता हुआ आता है। मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। हंसता है कि मतलब उसको कहीं जाना है, बॉस का फोन आया था, तो वो कह रहा है कि अब तुम अपना सामान तो बाद में बांधना, पहले मेरी पैकिंग करो और मुझे जाना है। पर्दा गिरता है। ये फर्स्ट सीन खत्म। कुछ क्षण बाद फिर पर्दा उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है जहां मेज थी वहां एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने पर तिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो गया। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्यमनस्क मतलब अनमने भाव से, ठीक है। तो अब इधर बसंत को जो फोन आया तो उसके बाद वो बाहर चला गया अपना सामान पैक करके, और इधर दूसरा सीन दिखा रहे हैं कि पीछे से क्या है घर में। मधु जो थी वो, मधु लिहाफ जानते हो ना, रजाई घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्य मनस्क मतलब अनमने मन से, बेमन से, अच्छा नहीं लग रहा उसको कुछ, और बैठी है
आधी बैठी आधी लेटी है, मतलब पूरी तरीके से लेटी भी नहीं है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। मतलब पहले नवंबर का सीन था, अब जनवरी, तो इसका मतलब 2 साल 2 महीने बीत गए। बाहर का दरवाजा खुला है, तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आ जाती है। अब वो नौकरानी आ जाती है खुद ही, क्यों बुला रही थी। अब इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप होता है वो देखो। मंगला, बीवी जी आप यहाँ उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे ही सिर उठा के बोलती है, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। किवाड़ बंद करते हुए मंगला, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया बीवी जी। यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। कोई पत्र आया बाबूजी का? आया था, शायद आजकल में आ जाए। तो फिर मधु विषाद से हंसकर मतलब दुख से हंसकर, दुख भी हो रहा है उसको और हंस रही है। क्यों? क्योंकि 2 महीने से बाहर है वो। तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है, खटखटाता है कोई दरवाजा। मधु जरा उठकर, कौन? बाहर से सुरो सुरो आवाज देती है, सुरो दरवाजा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाजा खोलती है। सुरो और चिंती आती हैं। मधु रजाई परे करके मतलब रजाई हटाकर बोलती है, अरे सुरो चिंती तुम यहाँ कैसे? आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। चिंती बोली, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। ठहरी कहाँ हो? कनाट प्लेस में मलिक चाचा के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई है। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और बहन मधु एक तरफ। मधु कह कही लगाती है, यानी उनकी 2 सहेलियां आती हैं, मधु की चिंती और सुरो नाम की, और वो कह रही है दिल्ली आए, हमने कहा सबसे पहले तुमसे मिलेंगे। और फिर सुरो कहती है, और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में, लेकिन पता तो मेरा। सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वाले को भैरव के मंदिर चलने के लिए कह दिया। भैरव के मंदिर? और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। गिरजे के पास? जोर से कहा लगाती हैं, हंसती हैं सहेलियां आपस में। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती है, और तब पता लगा कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। तुम लोग भी, मैं कहती हूँ। जोर से हंस पड़ती है। इस तरीके से इनकी सहेलियों की बात चल रही है। सुरो बोलती है, मधु उनकी बात सुन के जोर जोर से हंस रही है। तो सुरो कहती है, तुम इतना हंसना कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी, मतलब जन्म से तुम सीढ़ी जली भुनी रहती थी, कभी हंसती नहीं थी, तो आज कैसे हंस रही हो इतना? तो चिंती बोलती है, भाई साहब ने सिखा दिया इतने जोर से कह कहे लगाना। कहाँ है वे? मतलब कहाँ गए भाई साहब? उन्होंने ही सिखा दिया इसको हंसना। मधु बोलती है, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहां के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाए। चिंती पूछती है, अच्छे तो हैं? अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज देती है, मंगला मंगला। सुरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है। देखो अभी यहाँ पर सीन, क्योंकि वो जानती है मधु का नेचर कैसा है, तो वो कुर्सियों पर ही बैठती हैं। अब मधु में देखो क्या चेंज आया। अरे कुर्सियां छोड़ो, बस चली आओ इधर, पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। लेकिन मेरे पाँव, और धो नहीं सकती मैं इन्हें। उसने कहा, अरे मेरे पाँव तो धुले नहीं, मैं पाँव धोऊंगी नहीं सर्दी में, तो बैठती हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? जुराबे तो पहन रखी है तुमने। पर तुम्हारा बिस्तर? कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर, ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही। अब देखो, कहा तो वो पसंद नहीं करती थी कोई बिस्तर में घुसे, अब जब इतने दिन हो गए तो वो उसको लग रहा है कि वाकई जो मतलब अकेलेपन में रही ना, तो उसको लग रहा है नहीं वाकई कोई घर में ना हो, अकेले रहो तो कैसे अपनापन नहीं रहता। तो वो सहेलियों को चाहती है कि वो भी उसकी तरह रजाई में घुस जाए। कुछ नहीं होता बिस्तर को। हाँ, इस तरह बोला। फिर मंगला आती है, आपने आवाज दी थी बीबी जी। मधु बोली, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पे बैठ जाती है, तीनों सहेलियां।
सुरो बोलती है पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, वह लम सलम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे। मतलब उनकी एक सहेली है, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो मोटी है और जो इस आदमी से उसकी शादी होने जा रही है वो एकदम पतला दुबला है, तो उनकी बात करके हंस रही है। मधु कहती है और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती है और मालूम होता है जैसे वर्षों स्नान गृह का मुंह ना देखा हो, यानी वर्षों से नहाया नहीं हो। ऐसे बात करके हंस रही है। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? वहां मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो। यह तिपाही सरका कर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरु आश्चर्य से, मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा। यानी मधु जो थी वो अब चेंज हो गई है। कहाँ तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठो, शिष्टाचार था उसका कि बिस्तर पे चाय नहीं पियेंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठो। अब वो करिए यहीं पास में मेज में यहीं रख दो पास में बिस्किट, और यहीं चाय बिस्तर पे बैठे बैठे ही पियेंगे। चिंती उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु, चिंती कहती है चिंती की, मधु ये क्या कर रही हो तुम? इस तरीके से पहले तो कभी नहीं किया, और ये दोनों भी उसकी तरह ही थी। हटाओ भी, अब बैठो यहीं, बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग से, विवाह के बाद तो रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है, अब बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। व्यंग से कह रही हो, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल बदल गई। पहले तो तुम ऐसे करती थी, अब तुम बिस्तर पे सब कुछ। कहा तो ये पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती है। यहाँ कहाँ तक की, कहाँ यह कि अब बिस्तर पे ही पी रही है चाय। अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए? लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। दोनों सहेलियां इसके नेचर से वाकिफ हैं, तो ये सोच रही अरे इसमें इतना चेंज आ गया। सुरो कहती है, मैं पूछती हूँ अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए? चलो ठीक है, बस काफी लंबा लेसन है, इसलिए मैं भी बिना रुके अविराम पढ़ाती चली गई। तो बस आज इतना ही। पेज नंबर 80 यहां से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? एक बार घर पे भी आप रीड कर लेना, फिर बाकी अगली क्लास में। आया समझ में कुछ अभी तक, या बैठे हो आराम से चुपचाप? मैम तो पढ़ रही है, आ भी रहा है समझ?